ऑल राइट, तो हम अपनी क्लास का प्रॉपर्ली आगाज़ करने जा रहे हैं। हम IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स के ऊपर थे। यहाँ से हमने अपनी लास्ट क्लास में बात शुरू की थी, ठीक है, और यहीं से हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँगा सिर्फ पिछली क्लास को विद इन 2 to 3 मिनट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसका एक छोटा सा रिव्यू पेश करूँगा, और उसके बाद हम आगे मूव हो जाएंगे। और सर किसी को भी अगर वॉइस इशू हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो या फिर आप हैंड रेस कर सकते हो, ठीक है। तो सर क्या सब हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं रेगुलर क्लास के? यस, ठीक है सर, कुछ स्टूडेंट मिसिंग है, इट मे बी कि कोई उनकी तरफ से पर्सनल इशू हो। ऑल राइट, तो हम IAS 36 से बात स्टार्ट कर रहे हैं। सर हमने IAS 36 में लास्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था सर। ऑब्जेक्टिव के बाद हमने इसका स्कोप पढ़ा था। मैं ज़रा से मूव करता हूँ। ठीक है सर, तो इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के बाद सर हमने इसका स्कोप पढ़ा था। और सर ऑब्जेक्टिव में हमने हमने ये एक्चुअली पढ़ा था कि IAS 36 सिर्फ हमें इतना बताता है कि एक एसिड जो है इट मस्ट नॉट बी कैरिड आउट एट मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। सर मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल है कि एक एसिड को उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा के ऊपर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सर ये सिंपल सा इसका ऑब्जेक्टिव था। हमने बहुत डिटेल में बात की थी इसके ऊपर अपनी लास्ट क्लास में। तो हम आगे मूव हो रहे हैं सर। इसके बाद हमने इसका स्कोप डिस्कस किया था। इसके स्कोप में मैंने आपसे कहा था सर हमारे लिए इस वक्त जो रेलेवेंट है वो हमारे पास शुरू के 3 जो आपके पास आपके सामने आ रहे हैं सर, IS2 इन्वेंट्री, IFRS 15 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल। सर ये हमारे लिए इस वक्त रेलेवेंट है क्योंकि हमारे ये इस वक्त सिलेबस में है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स जो है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्योंकि इनके पास इनके अपने तरीके मौजूद होते हैं। सर इसके बाद हमने आगे बात की थी। ठीक है सर, ऑल राइट, तो इसके बाद हमने इसके आगे बात की थी कि इम्पेयरमेंट अगर होगी तो वो कब होगी। सर हमने बोला था कि इम्पेयरमेंट जो वो है वो होगी उस टाइम जब हमें लगेगा कि एसिड की कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है। ठीक है सर, कैरिंग अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हमने इसके ऊपर बात की थी। सर हमने इसके ऊपर बात की थी कि कैरिंग अमाउंट क्या होती है। सर कैरिंग अमाउंट के लिए मैंने आपको सिंपल सी एक वजह और सिंपल सी एक लॉजिक दी थी कि देखो आपने सिंपली जो है वो कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट जो भी आपके एसेट के पास है, यानी अगर आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पर वैल्यू हो रहा है तो उसकी कॉस्ट ले लें, रीवैल्यूशन मॉडल पर वैल्यू हो रहा है तो उसकी रीवैल्यूशन ले लें, ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट ले लें। इसके बाद हमने सिंपली कहा कि उसमें से आपने 2 चीज़ें माइनस करनी है। सर वो 2 चीज़ें क्या होंगी? सर वो 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दूसरी चीज़ आपके पास एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट है। सर ये दोनों चीज़ें आपने माइनस कर देनी है, तो जो नेट अमाउंट आपके पास आएगा सर ये आपके पास आपका। आपके पास आपका। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या कोई? यस रहीम, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, ठीक है। अच्छा सर, मेरी आवाज़ में अगर जी कोई भी इशू हो तो आप फ़ौरन हैंड रेस कर सकते हो, क्योंकि मुझे हैंड रेस का फ़ौरन जो है वो एक एक मैसेज आ जाएगा, पॉपअप मैसेज, ठीक है। चैट से ज़्यादा आपने कोशिश ये करनी कि आपने उसी टाइम हैंड रेस कर देना है जैसे मेरी आवाज़ या वॉइस में कोई भी इशू हो, ठीक है। ऑल राइट, और सर क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है हमने, ठीक है। मैं अभी तो हमने आज जो है वो थोड़ी सी अकाउंटिंग भी सीखनी है, काफ़ी सारा बात करनी है अकाउंटिंग के ऊपर। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करूँगा सर कि अपने पास एक आपका रजिस्टर, जो आपके पास FAR 1 का रजिस्टर है वो, और साथ में सर एक कैलकुलेटर और एक पेन, सर ये सब आपके पास मौजूद होना चाहिए। सिर्फ सर मोबाइल के ऊपर जस्ट लाइक अ मूवी आपने ऐसा नहीं देखना सर, प्रॉपर आपने इसके लिए जो है वो सेटिंग अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। आज हमने जो है वो थोड़ी सी बात करनी है इसकी अकाउंटिंग के ऊपर भी, ठीक है। तो हम आगे इसकी फर्दर बात करते हैं। ऑल राइट, और सर मुझे जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा मुझे आपने फ़ौरन मैसेज पर, चैट्स पर रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछना है तो उसके लिए आप जो है वो वॉइस भी यूज़ कर सकते हो, यानी आप अपना माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट,
तो हमने कहा कि सर कैरिंग अमाउंट जो है वो क्या होगी, हमने इसके ऊपर बात कर ली। फिर हमने बोला था कि सर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो क्या होती है। देखो रिकवरेबल अमाउंट के लिए मैंने सिंपल सी एक लॉजिक दी थी कि देखो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ही क्या है कि इतना अमाउंट मेरा रिकवर हो सकता है, इतना अमाउंट मेरा रिकवर हो सकता है। तो सर मैंने बोला कि रिकवर मैं पैसे दो तरह से कर सकता हूँ। सर मेरे पास एक एसेट है, या तो उसको मैं उसी टाइम बेच दूं और मैं पैसे उससे रिकवर कर लूं, यानी सर मैं उसे बेचकर कितने पैसे रिकवर कर सकता हूँ, ये सर मेरे लिए हो जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि इसको मैं यूज करके कितने पैसे कमा सकता हूँ, तो वो हमारे लिए हो गया सर वैल्यू इन यूज। तो हमने कहा कि सर एक एक जो प्रूडेंट मैन होगा सर वो यही करेगा ना, हमारे एसेट से ज्यादा बेनिफिट जनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है सर, हमने सिंपली वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो इनमें से ज्यादा होगा वो ही हमारे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट होगी। ठीक है। सर इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में बात की थी, मैं आगे बात कर रहा हूँ। सर हमने कहा था हमने इसका सिंपली हायर ऑफ ले लेना है। ठीक है। फिर सर हमने थोड़ी सी बात की थी इम्पेयरमेंट लॉस की। मैंने आपसे कहा था कि इम्पेयरमेंट लॉस लेट से आपके पास अराइज हो गया। सर कैसे अराइज हो गया, आपने बोला कि मेरी कैरिंग अमाउंट जो है वो बुक्स में ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही है, और जब मुझे पता चला तो उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है, तो मैंने जो है इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की। सर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कैसे करूँगा, आपने सिंपली जो है जर्नल एंट्री पास कर देंगे सर, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। ठीक है। तो ये जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस है सर, ये डायरेक्टली आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज होगा। इसके बाद लेकिन आपसे मैंने एक और फर्दर बात की थी कि अनलेस एसेट प्रीवियसली रीवैल्यूड। सर ये इतनी से जो जुमला है ना सर, इसने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देना है। ठीक है। मैंने सिंपल सबसे क्या बात करी है कि भाई अगर एसेट पहले से कभी रीवैल्यू हुआ हो तो आपने ऐसा नहीं करना, यानी तो आपने फिर उसका इम्पेयरमेंट लॉस है ना उसे पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करना। फिर क्या करना है सर, फिर हमने देखो सिंपल सा काम ये करना है, हमने देखना है कि जाके हमारे जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है उसमें अब तक का सरप्लस कितना रिकॉर्ड हुआ है। यानी मैंने कहा कि सर मेरा एक एसेट जो है वो पहले रीवैल्यू हुआ था। ठीक है। उसके ऊपर लेट से 100 रुपए का रीवैल्यूएशन जो है ना मेरे पास सरप्लस रिकॉर्ड हुआ था मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक है। और अभी सर उसमें इम्पेयरमेंट आ गई लेट से 200 रुपए की। तो सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले तो जो सरप्लस था 100 रुपए का मैं उसे खत्म करूंगा, मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा सर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और मेरा एसेट क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद जो फर्दर मेरे एसेट में जो डिक्रीज आया सर, जो जो यानी मेरा इम्पेयरमेंट तो सर 200 रुपए का था ना, तो सर जो 100 का था उसको मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट सेट ऑफ किया, और जो रिमेनिंग 100 था सर उसको मैंने जो है वो अपने इम्पेयरमेंट लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। ठीक है। अच्छा सर, तो हमने सिंपली बात करी कि अगर ऐसा है कि अनलेस एसेट प्रीवियसली रीवैल्यूड, अगर ऐसी बात है तो आपने सरप्लस को पहले रिड्यूस करना है। सर ये सब बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो जब मैं इसे सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ। फिर हमने बात की थी इंडिकेटर्स की। सर वो कौन कौन से इंडिकेटर्स है जो हमें बताएंगे कि हमारा एसेट जो है ना वो इम्पेयर होने की पोजीशन में है, या हमारा एसेट जो है वो इम्पेयर हो रहा है। ठीक है। सर जस्ट वेट अ सेकेंड। ऑल राइट सर, हम कंटिन्यू करते हैं। सर इंडिकेटर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि सर दो तरह के हमारे पास इंडिकेटर्स होंगे। एक हमारे पास होता है इंटरनल सोर्स से के जरिए हमें पता चले कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया है। सर एक एक्सटर्नल सोर्स के जरिए मुझे पता चले। दोनों के ऊपर हमने लास्ट क्लास में बात की थी, मैं इसे जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ। सर मैंने कहा था कि इंटरनल सोर्स में मेरे पास मुझे पता लग जाए कि मेरा एसेट ऑब्सोलीट हो गया है, सर उसकी अब वर्थ नहीं रही है मार्केट में, या वो डैमेज हो गया है। सर गाड़ी थी सर, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। ये सर दूसरी बात पे आया था चेंजेस टू द वे द एसेट यूज्ड और आर नियर। सर मैंने कहा कि ऐसा कोई चेंज है एसिड के यूज करने में जिसकी वजह से उस एसिड की वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंटरनल सोर्स का इंडिकेटर होगा जो हमें बताएगा कि हमारा एसिड इम्पेयर होने वाला है। थर्ड पे हमने बात की थी कि सर एविडेंस डेट परफॉर्मेंस ऑफ एसिड वर्स देन एक्सपेक्टेड। सर हमें पता लग गया कि भाई कोई ऐसा सबूत आ गया कि हमारे एसिड की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बदतर हो गई है। एक्सटर्नल पे हमने बात की थी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई है, सर कोई चेंज आया उसकी मार्केट के अंदर, जो हमारी एक्सटर्नल मार्केट है उसमें कोई चेंज आया जिसकी वजह से आपकी जो एंटिटी है ना सर उसके ऊपर बहुत बुरा फर्क आया। सर बहुत बड़ी डिटेल में हमने इसकी एग्जांपल्स के जरिए लास्ट क्लास में कवरेज की थी। फिर हमने थर्ड पे बात की इंटरेस्ट रेट्स चेंजेस। ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, जब हम वैल्यू यूज़ बनाएंगे तो हम इसे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर हमने बात की थी कि मान लो कि इंडिकेशन आ गई। ठीक है। ये जो भी हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे सर, मान लें कि ये इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं, तो क्या करोगे सर, तो आप सिंपली जो है वो एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू करोगे। यानी आपको लगता है कि यार इंडिकेटर्स हैं तो आपने एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू करना है। ठीक है।
लेकिन मैंने बोला सर ये देखो, ये तो आप बाकी नॉर्मल एसिड के ऊपर तो सर आपने एनुअल तब करना है जब कोई इंडिकेटर आए, लेकिन सर आपसे आपका आईएएस कहता है, आईएएस 36 कहता है कि आपने हमेशा हमेशा जो है वो इम्पेयरमेंट रिव्यू करना है इन एसिड्स के ऊपर। ठीक है सर, वो कौन कौन से एसिड्स हैं सर? वो आपके पास एसिड्स हैं गुडविल इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटेंजिबल एसिड और जिनकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ हो, और दो और इंटेंजिबल एसिड जो अब तक अवेलेबल फॉर यूज ना हो। सर ये आपके लिए भी फिलहाल के लिए इररिलेवेंट है, आप इंशाल्लाह इसे एफआईआर 2 के अंदर आके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस एक बात थी स्टैंडर्ड के अंदर जो मैंने आपसे शेयर कर दी। नेक्स्ट में हमने इसमें बात की थी वैल्यू इन यूज। सर यहाँ से हमें ना आज बात शुरू करनी है, ठीक है। और मैंने आपसे कुछ लास्ट क्लास में कुछ केसेस भी डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल वाले, आई होप वो सारे आपके माइंड में रिकॉल होंगे। ठीक है, अब हम कुछ फर्दर आगे बात को अपनी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो सर आगे हमने क्या बात करनी है, यहाँ से सर बात बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और एक्चुअल समझ लो कि अब हमें जो है इसकी अकाउंटिंग की तरफ भी जाना है। सर वैल्यू इन यूज क्या होती है सर, इसको ज़रा थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर सर इसके ऊपर बड़ी डिटेल हमने बात करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि सर हम पहले थोड़ी सी बेसिक जो है ना वो कवर कर लें, कुछ क्वेश्चंस कर लें, फिर हम वैल्यू न्यूज़ के ऊपर बहुत डिटेल में आएंगे। सर हार्डली हमारा ये जो स्टैंडर्ड है कुछ दिन और लेगा, लेट्स से हार्डली सर 1 से 2 क्लासेस मजीद इंशाल्लाह, उसके बाद हम इसे वाइंड अप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ऑलराइट सर, वैल्यू इन यूज़ के ऊपर हम आते हैं। हमने कहा कि सर वैल्यू इन यूज़ क्या होती है, हमने कहा कि सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग डिस्पोजल वैल्यू। सर ये लाइन तो सर आपको हर जगह लिख के भी मिल जाएगी, ठीक है, आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी मिल जाएगी, तो हमें सर इसको आप समझना है, ठीक है, कि ये वैल्यू इन यूज़ में जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। आप अच्छा मुझे बता दिएगा कि अगर मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ मैं स्लो हो जाऊँगा, ठीक है। तो अगर सही है सर, बातें क्लिक हो रही हैं, तो हम इसी स्पेस से जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने कहा कि सर वैल्यू इन यूज़ जो है वो क्या होता है। हमारे सामने स्टैंडर्ड ने एक लाइन लिख कर दी है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है किनकी सर, ऑफ ऑल प्रोजेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट्स। सर बोल रहे देखो भाई, आप एक्चुअली वैल्यू यूज को बोलते क्या हो सर? वैल्यू यूज का मतलब आप एसेट को यूज करके कितने पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, तो मैं ये कैसे निकालूंगा सर? मैंने बोला कि भाई देखो ये जो एसिड है ना, इससे लेट से मैं ये वाला प्रोडक्ट जो है ना वो बना रहा हूँ, ठीक है, और वो प्रोडक्ट मेरा मार्केट में इतने में बिकता है, ठीक है, लेकिन सर ये प्रोडक्ट बनाने में कुछ मेरी कॉस्ट भी आती है। तो मैं सिंपली अगर सारी जो मेरी जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है उसमें से मैं अपनी कॉस्ट लेस कर दूं, तो जो मेरे पास आंसर आएगा, लेट से मैंने बोला ईयर 1 में मैं इतने पैसे इस एसिड से कमा सकता हूँ, ईयर 2 में इतने पैसे कमा सकता हूँ, ईयर 3 में इतने, और ईयर 4 में इतने, ठीक है। तो सर इस तरह मुझे ये सारी जो मेरी वैल्यूज आएंगी सर, ये जो मेरा जो कैश फ्लो आएंगे सर, ये जो मेरे कैश फ्लो आएंगे, कब के कैश फ्लो सर? एक्चुअली ये वो वाले कैश फ्लो हैं जो मैं हर साल इस एसेट की मदद से जनरेट कर रहा हूँगा। यानी सर मेरा ये वाला एसेट मुझे हर साल इतने पैसे कमा कर दे रहा होगा, तो उसकी मुझे सिंपल निकाल लेनी है सर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मैंने बोला कि सर मेरा एक एसेट था, वो पहले साल में मुझे 100 रुपये कमा के देगा, दूसरे साल में सर 200 कमा के देगा, तीसरे में सर 250। सर ये मैं आज बैठ के मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सर कंफर्म नहीं पता कि मेरा एसेट मुझे पक्का इतने कमा के देगा, लेकिन सर एक प्रोजेक्शन तो कोई चीज़ होती है ना सर। आप इतना बड़ा बिजनेस जो रन कर रहे हैं और आपने कोई प्रोजेक्शन ही नहीं की, आपने कोई एस्टिमेशन नहीं की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप आज बैठ के प्रोजेक्ट करते हो कि भाई मैं मैक्सिमम जो है ना इस एसेट से कितने पैसे कमा सकूंगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर के आपके तो कैश फ्लो आ रहे हैं कि जो यानी ये पैसे आपने कमाए हैं, आपने सिंपली उन पैसों की जो है ना निकाल लेनी है सर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। यानी उसकी वैल्यू निकालने की उसकी आज क्या वैल्यू होती, सही। अच्छा एक और वर्ड लिखा हुआ है सर, इंक्लूडिंग डिस्पोजल वैल्यू। सर इसका क्या मतलब है? देखो भाई ये जो एसिड था ना, ये जो एसिड था, ये जो आप इसको यूज कर रहे थे, यूज करने के बाद जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर, जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, तो आप इसको बेचोगे भी ना सर, आप इसको बेच भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो आप इसको बेचोगे ना सर, उस टाइम भी जो आपको कैश फ्लो रिसीव हुआ, आपने इसमें वो भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्पोजल वैल्यू होती है ना सर, इसमें दो बातें आ जाती हैं, ज़रा दोनों बातें अपने पास माइंड में गौर से समझना, और आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप मेरी बातों को साथ साथ नोट भी कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा, ऑफ कोर्स मैं सारी बातें आपके सामने यहाँ लिख नहीं सकता, तो सर कुछ लेक्चर होगा जो आप चाहो तो अपने पास नोट डाउन कर सकते हो, इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। अच्छा सर, हमने कहा कि देखो ये जो हमारे पास डिस्पोजल है ना सर, इससे हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो भी आ सकता है, यानी कैश इनफ्लो भी आ सकता है, और कैश आउटफ्लो भी आ सकता है,
तो जरा सोचो कि कैश आउटफ्लो कैसे आएगा। मतलब सर इनफ्लो तो समझ में आता है कि लेट से मैंने एसेट को आज से 10 साल बाद जब मेरी यूजफुल लाइफ खत्म हुई मैंने इसको बेच दिया। लेट से सर ये अभी जो एसेट है इसकी बुक वैल्यू कोई 1 लाख है, लेकिन जब इसको मैं बेचूंगा तो लेट से ये 20,000 का बिक गया। ठीक है, तो ये तो सर हमें समझ में आ गया कि सर ये हमारा कैश इनफ्लो होगा, यानी कैश मेरे पास आएगा। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब मेरे पास से जाना। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि सर डिस्पोजल एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आपका कैश आउटफ्लो भी आ सकता है। फिर कैश आउटफ्लो कैसे आएगा? सर आपका एसेट कुछ माशाल्लाह से इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि जब उसकी वैल्यू यानी जब उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हुई ना, तो सर कोई उसे ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर नहीं भाई, इस एसेट को जो है ना हमें नहीं लेना। ठीक है, तो इवन आपको उस एसेट को उठवा कर फिकवाना पड़ा सर, उसके लिए आपको कुछ फर्दर पैसे अपनी जेब से देने पड़े। ये जो फर्दर पैसे अपनी जेब से देने पड़े ना सर एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, ये हमारे देखो हो जाएंगे आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। सर इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे लेट से मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग को जो है मुझे वो तोड़ना है और वहाँ पर एक नई बिल्डिंग लेट से बनानी है। ठीक है, अब वो जो सर मैंने बिल्डिंग को तोड़ा है ना सर, उसको बेचने के लिए ना सर वो जो मलबा है उसका, सर वो कोई मलबा तो जाहिर सी बात है कोई इसको खरीदेगा नहीं। ठीक है, कोई मलबा उसका खरीदेगा नहीं। इवन मुझे मलबे को उठवाने के लिए भी कुछ फर्दर पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक कैश आउटफ्लो हो गया फ्रॉम डिस्पोजल। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई हो। अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूँ ना सर, ये जो प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूँ आज बैठ के, जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये मेरा ऐसे मुझे इतने पैसे कमा कर देगा, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये आपने मैक्सिमम 5 साल तक की करनी है। ठीक है सर, ऐसा ही नहीं है सर, आप बोल रहे हो कि लेट से जो है एक ये मेरे पास एसेट है, आज मैं इससे इतने पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन सर मुझे पता है कि 2 साल के बाद मेरा एक ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पर मेरा एसेट की वैल्यू डबल हो जाएगी सर। उसके बाद जो है वो मैं बहुत सारे इससे पैसे कमाऊंगा और सर फिर मैं एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और सर फिर मैं अपने इस एसेट को जो है वो चाइना ले जाऊंगा सर, वहाँ से मैं इसको अमेरिका ले जाऊंगा और मैं इससे बहुत ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रहा हूँ। नहीं सर, आपकी मुझे विश लिस्ट नहीं चाहिए। आपने ना प्रेजेंट के अंदर रहते हुए, हाल के अंदर रहते हुए कुछ अच्छी तरह से कुछ सच्ची प्रोजेक्शन करनी है सर। आपने विश लिस्ट जो है ना वो लेकर नहीं आनी। जिस तरह सर होता है ना सर, नया नया जब एक बच्चा सीए में आता है, वो कहता है कि सर देखें मैं अभी सीए में एंटर हुआ हूँ सर, 3 महीने में आपका भाई जो है वो एएफसी निपटा देगा सर। उसके बाद जो है वो मैं फास्ट ट्रैक देके सर शुरू के 2 पेपर निपटा दूंगा सर, और बाकी का एक जो शुरू के 2 पेपर है सर, मैं तो ए लेवल्स का बच्चा हूँ, तो 2 पेपर तो सर मेरे एग्जाम ही होंगे। उसके बाद सर फास्ट ट्रैक में मैं 2 पेपर निपटाऊंगा और उसके बाद सर मैं 1 साल के अंदर कैफ क्वालिफाइड, और फिर सर बस जल्दी से मैं आर्टिकलशिप मुकम्मल करके, और सर आर्टिकलशिप के अंदर भी सर मैं पहले के 2 अटेम्प्ट के अंदर ही ना सर सीए फाइनल जो है वो निपटा दूंगा सर, और मैं क्वालिफाई हो गया सर 3.5 साल 4 साल के अंदर। तो सर ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, हम आपकी विश लिस्ट जो है वो नहीं चाह रहे, हमने एक्चुअल बातें पूछनी है कि भाई प्रोजेक्ट करो कि आप कितने टाइम में जो है ना अपना सीए क्वालिफाई करोगे। तो एक सर ऐसा बच्चा जो कुछ कैफ के पेपर अटेम्प्ट कर चुका है, उससे अगर कोई प्रोजेक्शन करवाएगा वो तो बोलेगा सर आने वाले 10 साल तक तो इंशाल्लाह जो है मैं क्वालिफाई हो ही जाऊंगा। ठीक है, तो खैर हम आगे आते हैं। आई होप कि प्रोजेक्शन वाला पार्ट जो है ना वो क्लियर हो गया हो कि हमें मैक्सिमम जो है ना वो 5 साल की करनी है। ऐसा नहीं सर आप बोल रहे हो कि सर मैं इसको 15 साल तक जो है ना वो एसेट को इस समय मुझे कैश फ्लो जनरेट होते रहेंगे। लेकिन सर देखो इसके अंदर भी ना एक बात आ सकती है, और वो बात भी अपने माइंड में अपने रखनी है। सर भाई आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड कहता है कि मतलब आप कहते हो कि यार ये जो मेरा एसेट है ना, मुझे पता है कि ये 10 साल तक तो मुझे पैसे कमा कर देगा। तो आपसे आपका स्टैंडर्ड कहता है कि भाई कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट है तो वो मुझे दिखा दो। जिस तरह मैंने यहाँ पे फर्दर वर्डिंग लिखी, अनलेस सपोर्टेबल एविडेंस वाज प्रोवाइडेड, यानी सर आप कोई सपोर्टेबल एविडेंस दे दो कि भाई ये देखो ये मेरा इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी वजह से मैं इस एसेट से जो है ना फर्दर कोई 10 साल तक के लिए कैश फ्लो जनरेट कर लूंगा, तो फिर सर हम ये प्रोजेक्शन ज़्यादा साल की भी कर सकते हैं। आई होप सर हमने वैल्यू इन यूज़ पर इनफ बात कर ली है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन के ऊपर हम आराम से आएंगे सर थोड़े सा टाइम के बाद। जरा सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सर हम पढ़ते हैं ज़रा फेयर वैल्यू की तरफ। सर फेयर वैल्यू क्या होती है? सर ज़रा सिर्फ रीडिंग कर लो एक दफ़ा कि ये फेयर वैल्यू है क्या, फिर हम इसके ऊपर ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमने आगे सर फेयर वैल्यू जो है ना वो फेयर वैल्यू इज़ द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी in an orderly transaction between market participants at the measurement date।
सर पढ़ के आई होप आपको कुछ समझ में जो है वो नहीं आया होगा, ठीक है। तो सर जाहिर सी बात है थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, और अभी इस फेयर वैल्यू के ऊपर पूरा सर एक स्टैंडर्ड आपके पास मौजूद है IFRS 13, जो इंशाल्लाह आप CA फाइनल में जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना हमें इसको आसान भाषा के अंदर सर समझने की कोशिश करनी है, तो मैं आपके सामने कुछ बातें बताने वाला हूँ सर। उन बातों का ना बड़ा गौर से आपने जो है वो सुनना है, ठीक है। तो ज़रा फेयर वैल्यू के ऊपर हम आ जाते हैं। सर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपके सामने अपनी वन नोट की स्क्रीन शेयर कर लूँ, फिर हम बात शुरू करेंगे। आई होप आप लोग के पास मेरी स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। वन नोट की विजिबल है सर सबको, और मेरी वॉइस भी आई होप क्लियर होगी, ठीक है। अगर विजिबल है तो मुझे ओके करो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ठीक है, शुरू करें बात। मेरी वॉइस क्लियर है? ऑल राइट सर, हम बात शुरू करते हैं। सर ज़रा फेयर वैल्यू को ना हमने अच्छी तरह से ना आज जो है वो किल कर देना है, ठीक है। समझ लेना है कि फेयर वैल्यू जो है वो एक्चुअली किस बला का नाम है, सही। आज के बाद आई होप आप फेयर वैल्यू को लेकर ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट सर, मैंने कहा कि मुझे फेयर वैल्यू को समझना है कि ये फेयर वैल्यू जो है एक्चुअली है क्या। व्हाट इज एक्चुअली फेयर वैल्यू। सर ये जब हम FAR 1 का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे ना सर, तो हमें हमें IAS 36 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे एग्जामिनेबल भी होते हैं, और इससे रिलेटेड सर काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो हम उनको भी ज़रा आज के आज जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सर एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा मेरी एग्जांपल को ना बहुत गौर से सुनिएगा, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो है आराम से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ सर। मेरी मेरी एग्जांपल कुछ इस टाइप की है कि सर मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो, सर मैंने कहा कि सर मेरे पास एक पेन है, ठीक है। सर ये पेन है सर, ठीक है। सर कैसा भी बनाया सर, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप कि ये पेन ही है सर। लग तो नहीं रहा पेन, लेकिन फिर भी आपने मान लेना है कि सर ये पेन है, ठीक है। अच्छा सर, ये वाला जो पेन है ना सर, ये वाला, सर मैंने कहा कि ये मेरा पेन है, ठीक है। और सर ये जो है ना सर, ये वाला पेन जो है वो मेरे SK का पेन है सर। SK मतलब शॉपकीपर, ठीक है। मैंने कहा कि सर मेरे पास एक पेन था, अब जरा एग्जाम्पल के अंदर सर इन्वॉल्व होइएगा। मैंने कहा कि सर मेरे पास एक पेन था, ठीक है। वो पेन लेकर मैं गया एक दुकान के पास, सर मैंने उससे बोला कि भाई ये मेरा पेन है, ठीक है, मुझे ये पेन बेचना है, ठीक है। मैंने कहा कि सर मुझे ये वाला जो पेन है मेरा, सर ये वाला जो मेरा पेन है, मैंने कहा कि सर मुझे ये वाला पेन जो है वो बेचना है। आप मुझे बताओ कि ये वाला पेन आप मुझसे कितने में खरीदोगे, ठीक है। तो सर शॉपकीपर ने कहा कि मैं आपका पेन जो है ना सर, वो लेट से 90 रुपीज़ के अंदर खरीदूंगा, ठीक है। तो उसने कहा कि सर मैं आपका पेन जो है वो 90 रुपीज़ के अंदर खरीदूंगा। यस हुसैफा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, ये इतना लेट क्यों बता रहे हो आप मुझे? जो वो पेन जो आप बोल रहे हैं वो नहीं दिख रहा। अच्छा पेन, अच्छा बाकी मुझे ये बताओ मेरी वन नोट की स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? जी नहीं हो रही सर। यस, तो आप, मैंने आपसे पहले ही आपसे आपसे कहा था कि मुझे बताओ मेरी अब हो रही है, अब हो रही है। हो रही है या नहीं। अब हो रही? अब ठीक है सर, पूरी एग्जाम्पल सर कवर होने वाली थी, अभी आप बता रहे हो। चलो खैर, हम स्टार्ट करते हैं। यस इशाइल, बात हो गई है? यस सर, सही है। ठीक है, ऑलराइट, हम बात कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। ठीक है सर, मैंने आपसे कहा कि ये मेरा पेन था, ठीक है। ये जो जिस पर टिक लगा हुआ है सर, ये मेरा पेन था। ये सर, ये राइटिंग मेरी थोड़ी अजीब सी आ रही है क्योंकि ये पेन सही वाला नहीं है सर। खैर हमने एडजस्ट करना है। मैंने कहा कि सर ये जो मेरा पेन था, ये जो है अभी
जब मैं ऐसे मार्केट में लेकर गया सर, तो मेरे दुकानदार ने मुझे कहा कि ये वाला पेन आपसे मैं 90 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है। उसने कहा कि ये जो पेन है ना आपसे, मैं ये जो 90 रुपीज़ का पेन है सर, ये मैं 90 में खरीदूंगा। सर ये जो 90 में उसने खरीदने का मुझे कहा है ना सर, इसको हम कहते हैं बिड प्राइस, ठीक है, बिडिंग। आपने बिडिंग के बारे में सर बचपन से सुना होगा। लेट से सर एक चीज़ है, एक पेंटिंग है सर, सब उसके ऊपर बिडिंग कर रहे होते हैं कि मैं इसमें इसको इतने में परचेस कर लूँगा, और दूसरा कहता है सर मैं इसको जो है वो इतने प्राइस में परचेस कर लूँगा। तो लेट से सर हम उसी बात पर आ रहे हैं। मैंने कहा कि सर मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने उससे कहा कि मुझे ये पेन बेचना है। उसने कहा कि भाई मैं इसके 90 रुपये आपको दे दूंगा, ठीक है। मैंने बोला भाई ये पेन तो मेरा इतना कीमती पेन है, इसको इसके ज़रिए इस पेन से सर मैंने सीए के सारे पेपर पास किए हैं, तो मेरे लिए तो इस पेन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं जो है ना आपको ये पेन जो है वो 120 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा सर। मुझे बेचना तो है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम ना आप मुझे इस पेन के 120 रुपीज़ दें। सर ये जो 120 रुपीज़ मैंने बोला है ना सर, ये है एक्चुअली ऑफर, ठीक है। सर ये ऑफर है सर, ये वो वाली ऑफर है जो एक्चुअली मैंने दी है, ठीक है। ये वो ऑफर है जो मैंने दी है, सही। अच्छा सर, अब जरा एक और बात पर आते हैं। दुकानदार ने बोला कि भाई ये जो पेन आप मुझे दे रहे हो ना सर, एग्जैक्टली ऐसा पेन मेरे पास भी रखा हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने जिस पर एसके लिखा हुआ है सर, एसके मीन्स शॉपकीपर का पेन है, ठीक है। ये सर ये शॉपकीपर का पेन है। उसने कहा कि सर एग्जैक्टली मेरे पास भी ऐसा ही एक पेन मौजूद है, ठीक है। मेरे पास भी ऐसा ही एक पेन मौजूद है, और मैं इसे जो है वो मार्केट में जो बेचता हूँ ना सर, उसने कहा कि मैं इसको जो है वो 110 रुपए में सर बेचता हूँ। उसने कहा कि सर मैं इस पेन को 110 रुपीज़ में बेचता हूँ। तो ये जो 110 है सर, ये एक्चुअली कहलाती है हमारे पास रिप्लेसमेंट प्राइस, ठीक है सर। ये हमारे पास कहलाएगी रिप्लेसमेंट प्राइस, ठीक है। तो सर हमने समझना जो है ना वो अब ये समझना है कि सर इनमें से मेरे एसेट की फेयर वैल्यू क्या है। सर इनमें से मेरे एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, हमने ये समझना है। सर मैंने आपको तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया कि बिड क्या होती है, ऑफर क्या होती है, और रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होती है। अच्छा रहीम, आपके साथ कोई इंटरनेट इशू हो रहा है सर? आप यस सर। अच्छा, अभी मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, मैं ज़रा 2 मिनट में आपको अपनी एग्जांपल रिपीट करता हूँ अगर आपने नहीं सुन पाए तो। सर हम बात कर रहे थे, एक्चुअली मेरे पास 2 पेन थे, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो मेरा पेन था, मैं इसे शॉपकीपर के पास लेकर गया। उसने कहा कि सर ये पेन मैं आपसे 90 रुपये में खरीद लूंगा, ठीक है। तो ये जो जो कीमत मेरी पेन की दुकानदार ने लगाई सर, वो एक्चुअली बन गई बिड प्राइस, जिसको मैंने लिखा 90 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं इस पेन को जो है ना वो 120 से कम में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने इससे सारे सीए के पेपर पास किए हैं, ठीक है। तो सर मैंने बोला कि भाई मैं इस पेन को 120 से कम में नहीं बेचूंगा। सर ये जो 120 प्राइस मैंने ऑफर की है, ये है मेरी ऑफर प्राइस, ठीक है। बट शॉपकीपर ने कहा कि नहीं सर, ये जो आपका पेन है ना सर, एग्जैक्टली ऐसा पेन एक मेरे पास भी रखा हुआ है, और मैं उसे जो सेल करता हूँ सर वो 110 रुपये में सेल करता हूँ। तो आपने बोला कि भाई सही जा रहे हो आप यार, मतलब एग्जैक्टली मेरा आइडेंटिकल पेन आप 110 में बेच रहे हो, और मुझसे जो है वो 90 रुपये में खरीद रहे हो। तो शॉपकीपर कहेगा सर कि एग्जैक्टली ऐसे ही होता है सर, मैं भी तो अपना कुछ प्रॉफिट जो है वो रखूंगा, ठीक है। तो खैर हमने तीनों कॉन्सेप्ट को सीखा। अब जरा हमने तीनों वर्ड्स को भी सीख लिया, बिड प्राइस क्या होती है, ऑफर प्राइस क्या होती है, और रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होती है। अब जरा सर जो हमने पढ़ना है ना वो ये कि इसमें से हमारी फेयर वैल्यू कौन सी है। सर इसमें से जो ये जो रिप्लेसमेंट प्राइस है, ये हमारी फेयर वैल्यू सर नहीं है। सर ये जो हमारी रिप्लेसमेंट प्राइस है, ये हमारी फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है। सर ये जो हमारी ऑफर प्राइस है, जो मैंने ऑफर दिया सर, ये भी हमारी फेयर वैल्यू नहीं है। तो सर फिर हमारी फेयर वैल्यू इनमें से बनी क्या? सर ये जो बिड प्राइस है ना सर, ये जो बिड प्राइस है, ये एक्चुअली मेरे पास मेरी फेयर वैल्यू है। यानी सर वो वाली वैल्यू जो मेरी चीज़ की किसी बाहर वाले ने लगाई है, वो बिड प्राइस, वो प्राइस जो मेरे एसेट की किसी बाहर वाले ने लगाई है सर, वो मेरे लिए जो है मेरे एसेट की फेयर वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर आई होप आप लोगों को तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी इश्यू तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तो मुझे अग्री करो, हम आगे बात करते हैं। सर बड़ा आप लोगों ने अटेंटिव रहना है, ठीक है। फौरन से मुझे रिस्पॉन्ड करना है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। सर वैसे भी आप सर पूरा दिन टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो आई होप टाइपिंग करने में तो कोई इशू नहीं होगा आपको। यस सर, क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? अच्छा, दूसरा यानी कि 2 स्टूडेंट को क्लियर है, बल्कि 3 स्टूडेंट को क्लियर है, बाकी 2 को नहीं है सर।
और लेट सर हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक जितने हमने बात की ये आई होप आप लोगों को समझ में आती होगी। सर जरा आपको यहाँ पे मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ सर, उस स्टोरी को ज़रा गौर से सुनिएगा और बात को जो है ना वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सर, मैंने कहा कि मेरे पास लेट से मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी और मेरे पास एक एसिड, ऐसा एसिड है सर जो बड़ा ही कोई अजीबो गरीब सी नस्ल का एसिड है। ठीक है, बड़ी ही अजीबो गरीब सी नस्ल का एसिड है। लेट से मेरी बुक्स के अंदर उसकी जो कैरिंग अमाउंट है ना सर, मैंने कहा कि मेरे बुक्स के अंदर उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो है लेट से सर कोई 100 रुपीज़ की रिकॉर्ड हुई हुई है। ठीक है, अच्छा सर, और मेरे पास जो है ना वो जब मैं मार्केट में एक्चुअली लेकर गया सर, क्योंकि मैंने IS36 पढ़ा हुआ था, मैंने कहा कि सर मुझे जो है ना इसको जो है, क्योंकि सर मैं बड़ा ईमानदार बंदा हूँ सर, मैं बड़ी अच्छी अकाउंटिंग करता हूँ, मैं ईमानदार बंदा हूँ सर, मैं कोई दो नंबरी नहीं करता। तो मैंने कहा कि भाई IS36 हमसे बोलता, हमें कहता है कि भाई अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो उसे फ़ौरन रिकॉर्ड करो। तो मैं फ़ौरन सर मार्केट में भागता हुआ गया सर, मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो क्या है। यानी सर मैंने एक्चुअली जो है बाहर गया और मैंने पूछा कि इसकी जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी ये इसको अगर मैं बेचूं आज तो मुझे कितने में जो है वो बिकेगा। ठीक है, लेकिन सर जब मैं मार्केट में गया मुझे कोई बायर नहीं मिला, कोई बंदा ऐसा नहीं मिला। ठीक है, लेकिन सर इत्तेफाक क्या हुआ, इत्तेफाक ये हुआ कि लेट से मेरे पास एक बंदा आया और उसने बोला कि भाई ये जो आपका एसेट है ना, मैं इसको लेट से खरीद लूंगा सर, मैं इस एसेट को खरीद लूंगा। लेट से सर उसने कहा कि मैं इसको 50 रुपये में सर खरीद लूंगा। सर उसने कहा कि मैं इसको 50 रुपये में खरीद लूंगा। ठीक है, अच्छा सर, तो मैंने बोला कि भाई ये तो यार बहुत कम पैसा लगा रहा है, मेरी बुक्स में तो 100 रुपीज़ रिकॉर्ड है। तो सर फिर मैंने बोला कि नहीं यार, स्टैंडर्ड ने तो यही कहा है ना कि जो बिड प्राइस है आपने इसे ही अपनी फेयर वैल्यू समझना है। ठीक है, और वही पूरी वाली आपने टेस्टिंग करनी जो हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर भी। सही, तो हमने कहा कि सर क्या फिर हम करें, तो क्या हम अपनी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दें। सर हमने कहा कि यार करनी तो पड़ेगी। अब सर हम ये सोच ही रहे थे कि सर अगले दिन दोबारा नया दिन आया सर, वो वही बंदा हमारे पास दोबारा आया और उसने कहा कि सर मैं आपका ये जो एसिड है ना वो 40 रुपये में खरीद लूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि सर ये बंदा सही जा रहा है सर, एक तो हमें कोई बायर नहीं मिल रहा, उल्टा एक बंदा मिला है सर और वो भी हमें जो है वो ये वैल्यू, इतनी कम वैल्यू बता रहा है सर। दूसरे दिन आके उसने हमें 40 रुपीज़ का अमाउंट कोट किया। तो तीसरे दिन जो है ना वो बंदा आया और उसने कहा भाई ये आपका एसिड जो है वो मैं 30 रुपये में ले लूंगा। सर हमने कहा कि ये कोई मजाक चल रहा है सर, क्या आप हमारा एसिड के रोज आते हो और रोज उसकी वैल्यू जो है ना वो कम करके चले जाते हो। हम कंफ्यूज है सर कि हम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करें तो सर इस तरह तुम्हारा पूरा एसिड जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सर ऐसे में क्या करें। ठीक है, तो सर जब बाद में हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि भाई मेरा एक कंपेटिटर था। ठीक है, मेरा एक कंपेटिटर था, वो एक्चुअली अपना बंदा भेज रहा था और एक्चुअली वो मुझसे जो है ना वो बिट करवा रहा था। ठीक है, तो सर ये एक छोटा सा आपके साथ फिर मैंने केस बनाया सर। अब ऐसे में क्या करें सर, अब तो हम फंस गए ना, अब तो हम फंस गए, क्योंकि एक तरफ हमें स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई आप जो है वो रिकवरेबल अमाउंट को देखते हुए जो है अपनी एसिड को इम्पेयर करो, और एक तरफ सर मैं देख रहा हूँ कि भाई ये तो सर दो नंबर काम हो रहा है सर, मेरा कंपेटिटर जो है वही अपना बंदा भेज रहा है और मेरा एसिड की कम से कम बिडिंग करवा रहा है। अब मैं कंफ्यूज हूँ सर। तो सर ऐसे में फिर आपके स्टैंडर्ड जो है वो सामने आया, उसने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है ना, अगर ऐसी बात है तो उसने आपको एक एक्सेप्शन भी इसमें दी है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन क्या है सर, वो एक्सेप्शन उसने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि मार्केट में सही इसके बिडर्स नहीं है, सही आपको किसी बिड प्राइस नहीं मिल पा रही है, तो सर आप अपना एक इंडिपेंडेंट बंदा जो है ना वो हायर करो। ठीक है, उस बंदे से आप अपने उस एसेट की वैल्यू निकलवाओ। ठीक है, और वही जो आपकी वैल्यू होगी, वही आपकी जो है वो बिड प्राइस बन जाएगी। अब सर बच्चा तो हमारे साथ शैतान है ना सर, जो है सर, लोग हमारे आप जानते हैं सर बड़े शैतान है सर। मैंने सोचा कि यार ऐसा अगर है तो क्यों ना मैं अपना ही एक बंदा भेजूं, अपना एक बंदा सर बाहर से भेजूं और वो रोज आए और मेरे एसिड की वैल्यू कुछ इंक्रीज करता हुआ चले जाए। सर वो कहे कि भाई नहीं, आपका एसिड की वैल्यू सर 90 है, अगले दिन आए सर वो बोले कि 100 है। तो सर हमारा जो SCCP है ना सर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सर वो कड़ी नज़र रखता है आपकी इन सब हरकतों के ऊपर। ठीक है, तो सर इतना आसान नहीं है कि आप जो है वो बहुत आसानी से इस तरह के मैनिपुलेशन करें। ठीक है, तो सर ये जो एग्जांपल दिया आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर सर जो थोड़ा सा फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट बना होगा सर, इंशाल्लाह ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में इसी तरह रहेगा। ठीक है सर, यहाँ हमने तीन चीज़ों की बात कर ली थी, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस। सर ज़रा जल्दी से अब इसी को हम अपनी समरी के ऊपर जाते हैं और इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमने समरी में इसको जो है वो कितने अच्छी तरह से इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। सर ज़रा आते हैं समरी के ऊपर। मैंने कहा कि सर जो हमारी फेयर वैल्यू है, सर जो हमारी फेयर वैल्यू है
सर मैंने कहा कि जो मेरी फेयर वैल्यू है ना सर, ये 3 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, एक हमारी बिड प्राइस, एक ऑफर और एक रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। और हमने कहा कि सर देखो भाई, ये जो बिड प्राइस है ना, सिर्फ और सिर्फ यही हमारी जो है वो फेयर वैल्यू होगी, ये जो ऑफर है, ये जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है, ये हमारी फेयर वैल्यू नहीं होंगी। सर बिड प्राइस क्या है, मैंने आपके लिए आपकी आसानी के लिए लिख दिया है सर, कि सेलिंग प्राइस ऑफ माई एसेट कोटेड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट। सर मार्केट का बंदा कि भाई वो आके उसने बोला कि भाई आपके एसेट की जो बिड प्राइस है ना सर वो ये है, यानी आपके एसेट की जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, ठीक है। अच्छा सर ऑफर क्या है, सर ऑफर जो वो वाली वैल्यू जो मैंने खुद कोट की अपनी चीज की, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी सर, मैंने खुद अपने पेन की वैल्यू बताई थी, ठीक है। सर इस तरह रिप्लेसमेंट वैल्यू पे जब मैं आऊँ तो रिप्लेसमेंट वैल्यू एक्चुअली ये वो वाली वैल्यू है जो जो आपके सामने यहाँ मेंशन है सर, वैल्यू फॉर सेम एसेट कोटेड इन द मार्केट। सर मार्केट के अंदर उस एसेट की इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है, जैसा आपने एग्जांपल दी थी कि मार्केट ने, हमारे शॉपकीपर ने कहा था कि सर मैं आपका ये जो एसेट है ये 110 में, सॉरी ये वाला एसेट जो है जो मेरे पास रखा हुआ है उसे मैं 110 में सेल आउट करता हूँ। सर आई होप यहाँ तक आपका फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सर बन गया होगा। अब हमें थोड़ी सी फर्दर बात करनी है, बट वो बात हम इंशाल्लाह करेंगे अपनी नेक्स्ट जो है मीटिंग के अंदर। मैं आपको अभी अपना नेक्स्ट मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ, सही। हमारा मीटिंग टाइम यहाँ पे एंड होने वाला है, मैं नेक्स्ट मीटिंग का हमें स्टार्ट करनी है विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। ऑल राइट सर, यहाँ तक जितनी भी आपके कोई क्वेश्चन है हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। ऑल राइट, हाफिज़, जस्ट वेट फॉर 3 to 4 minutes।